नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कांग्रेस के बारे में करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, उसके सेशन और उसके सेशन क्यों महत्वपूर्ण थे भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से महत्वपूर्ण बनता है टॉपिक। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। मैं इसके बारे में आपको पहले बताऊं, उससे पहले ये समझा देना चाहता हूं कि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट यानी सबसे पहला कांग्रेस से संबंधित। सेकंड क्वेश्चन बनता है सुपरलेटिव यानी सबसे ज्यादा या सबसे अलग हट करके। थर्ड क्वेश्चन बनता है रिलीवेंस यानी किसी चीज का, किसी एक कांग्रेस सेशन का हमारे अन्य जो फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित विषय थे उनसे अगर कोई महत्व रहा हो। और फोर्थ सेक्शन में हम रखते हैं मिसलेनियस कि अन्य कोई सेशन अगर किसी कारण से अगर महत्वपूर्ण रहा हो। अब हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ए.ओ. ह्यूम ने ये निर्धारित किया था कि कांग्रेस का जो गठन होगा वो पुणे में होगा, लेकिन पुणे में महामारी थी, तो महामारी के कारण ये कैंसिल करना पड़ा और ये हुआ बॉम्बे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का गठन कहां हुआ था। तो कांग्रेस का गठन बॉम्बे में हुआ था, जो आज की डेट में मुंबई है। यहां के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत हॉल में बॉम्बे में इसका गठन हुआ था। दिसंबर 28 to 31 वो सेशन था। इसीलिए हमेशा कांग्रेस का जो सालाना जो बैठक होती है वो दिसंबर में होती है। और इसीलिए जनरली जो कांग्रेस में लिए गए फैसले होते हैं या होते थे, उनको हम अगर फॉर एग्जांपल अगर एक घटना है जैसे त्रिपुरी संकट की बात करें, तो त्रिपुरी संकट 39 में हुआ, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के जितने भी कामों को आप पढ़ेंगे वो 40 में पढ़ेंगे। तो आप सोचते हैं कि यार ये 39 में इसने क्या किया, बेसिकली वो दिसंबर में बना। तो ये जो दिसंबर की जो घटना है वो फिर अगला साल तुरंत जनवरी यानी कि नेक्स्ट ईयर लग जाता है। तो इसको बस आप याद रखें कि दिसंबर 28 ये डेट है जिसको आपको कांग्रेस के साथ जोड़ना है। स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि फर्स्ट हेड कौन था कांग्रेस का। तो अभी इस पे बात करते हैं। ये हो गया फर्स्ट। तो अब हमें यहां पे समझना, सबसे पहले समझना है कि बोमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट हेड थे 1885 में। अब यहां पे दूसरा नाम किसको याद रखना है आपको? यहां पे रखना है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का पहला सेशन था जो कि 1886 में था। थर्ड नेम बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम। तो ये कौन थे? पहले हेड थे, ये पहले मुस्लिम थे। फोर्थ जॉर्ज यूल, फर्स्ट ब्रिटिश थे जॉर्ज यूल, या पहले विदेशी अगर कहा जाए, पहले यूरोपियन कहा जाए, तो यहां पे जॉर्ज यूल आएगा। देन इसमें फिफ्थ नाम आपको याद रखना होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला है 1917। यहां पे आपको ईयर भी याद रखना होगा। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा बनी थी। अब यहां से आपको एक फैक्ट बताता हूं और वो किस तरीके से आपको याद करना होगा। इसे मिसलेनियस में करते हैं। आप याद रखिए 1917, 17 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 25। और 25 में फिर 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 33। तो 17 में थी एनी बेसेंट, 25 में सरोजनी नायडू,
इन्हीं पे आ रहा हूं नेक्स्ट। और इसके बाद नेली सेन गुप्ता। तो तीन महिलाएं थी, तीनों को याद रखने के लिए 1917, 1925 और 1933 वापस आते हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन विमेन, यानी कि पहली महिला भी और भारतीय भी, तो सरोजिनी नायडू। ये आपको याद रखना होगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक ये है, या तो एनी बेसेंट और या सरोजिनी नायडू। हम गलती क्या करते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि पेपर में एक नर्वसनेस और जल्दीबाजी होती है, तो वहां पे देखें अगर पहली महिला पूछ रहा है तो एनी बेसेंट, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू। और तीसरी, यानी कि आजादी से पहले सिर्फ 3 महिलाएं हेड रही कांग्रेस की, तो इसको आप यहां पे याद रखेंगे। अब आते हैं हम सुपरलेटिव में। एक और इंफॉर्मेशन है यहां पे, लेकिन ये मैं आपको बाद में दूंगा। पहले आते हैं सुपरलेटिव में, यानी सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो इसमें आपको याद रखने हैं, जनरली याद रखने होते हैं 3 नाम, अभी याद रखने दो नाम अब याद रखने होंगे आपको यहां पे 3 नाम। अब ये कौन है? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, 1929। आते हैं, बात करते हैं पहले 1929 के सेशन की। यह सेशन हुआ था लाहौर में। यहां पे आपको ईयर भी याद रखना होगा, कुछ डेट्स भी याद रखनी होंगी। तो 1929 का जो सेशन था, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी इससे संबंधित। 1929 का जो सेशन था, 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। इस तिरंगे झंडे में गोला नहीं होता था, चरखा होता था। और यह निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी को भारत अपना पहला स्वराज दिवस मनाएगा। इसका मतलब यही सेशन था जिसमें कि यह निर्धारित किया गया कि अब कांग्रेस जो फ्रीडम स्ट्रगल चलाएगी उसमें स्वराज उसका परम उद्देश्य होगा। तो इसी कारण से, इसी 26 जनवरी के रिलेवेंस की वजह से, जो 26 जनवरी 1930 में पहला स्वराज्य दिवस मनाया गया, इसी कारण से 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। तो ये जनरली पैसे वाले लोगों के तरीके होते हैं कि भाई वो हर चीज का हैप्पी बर्थडे जरूर मनाते हैं। तो दिस वाज काइंड ऑफ दैट। 29 के बाद इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की। यहां पे याद रखना है कितनी बार? 3 बार जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। 29 के अलावा नेहरू ने 36 और 37 में, 1929, 1936 और 1937 में 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आता है, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक लखनऊ अधिवेशन है और दूसरा वहां पे कौन सा रामगढ़ अधिवेशन है। तो जो लखनऊ अधिवेशन है वो क्योंकि चौपाल के नीचे लिया गया था, इसलिए उसे पहला ग्रामीण अधिवेशन भी कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे अधिवेशन में, दूसरे व्यक्ति में, वो है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने 1986 जिसकी हमने बात, सॉरी 1886 जिसकी हमने यहां बात की, इसके बाद में 93 और 1906 के अधिवेशन लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द कब यूज किया गया था? तो 1906 में यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में। इसके बाद एक तीसरा नाम भी आता है। ये तीसरा नाम कौन सा है? ये है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय एक्चुअल में ये 1909 में, जिस वर्ष मॉडल मिंटो सुधार हुए थे, 1918 में, इसके ठीक 9 साल के बाद, और इसके अलावा अब आप इसको जोड़ेंगे 1933। यहां देख रहे हैं आप, 33 में मैंने नेली सेन गुप्ता बताया है, और 1933 में एक्चुअली प्रेसिडेंट के रूप में जो चुनाव हुआ था वो मदन मोहन मालवीय क्या हुआ था, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता नेली सेन गुप्ता ने की थी। तो इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा, तो इससे आपको ये याद रहेगा। तो मेनली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे आपको आंसर देना होता है जवाहरलाल नेहरू का।
तो सबसे ज्यादा बार जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो यहां पे होगा अबुल कलाम आजाद। ये 1940 में अध्यक्ष बने थे, और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 45 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ, तो इसलिए अबुल कलाम आजाद ही इस दौरान अध्यक्ष रहे। तो सबसे लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे थे। तो ये सुपरलेटिव में आता है। इसके अलावा अब रिलेवेंस की बात करते हैं कि इसके महत्व। तो अगर महत्व की बात की जाए तो 1896 और 1911 ये दो सेशन थे। 1896 के सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। जो आनंद मठ जो पत्रिका थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, वहां से वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था और इसे गाया गया, जिसे बाद में चल करके भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। कलकत्ता सेशन था ये, रहमतुल्लाह सयानी के अंडर में। 1911 का सेशन, 1911 के सेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगान, जिसे हम अभी राष्ट्रगान कहते हैं, ये बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत तैयार किया था, जिसका नाम था भारत भाग्य विधाता, जिसके 5 अलग अलग स्टैंजा थे, जिसमें से एक स्टैंजा को हमने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया है। यह सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था और इसे राष्ट्रगान के रूप में बाद में अपनाया गया। 1911 में सबसे पहली बार इसे कांग्रेस में गाया गया था। हालांकि यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार इसे संविधान सभा में कब गाया गया था, तो वो एक अलग सेपरेट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन उसके लिए आप याद रखेंगे जनवरी 1950 में, जनवरी 1949 में भी उसे गाया गया था, लेकिन वो सेंट्रल हॉल में गाया गया था, संविधान सभा में नहीं गाया गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 1896 और 1911 का इतिहास। इसके अलावा एक रिलेवेंस का सेशन है 1916। हुआ क्या था? 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे और ये सेशन था लखनऊ में, और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में इसमें मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आ गए थे। तो ये तीनों एक साथ हो गए थे, इसको बोलते हैं लखनऊ समझौता। ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो 1896, 1911। इसके अलावा 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था और सीआर दास इसके हेड थे। 1922 का सेशन गया में हुआ था, सीआर दास इसके हेड थे। इसके अंदर सबसे पहले वो पार्टी पास की गई, स्वराज पार्टी, जो कि किसने मिलकर के बनाई थी? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। गया सेशन में इसे पास किया गया। 1923 में इसे फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है 1924 का एक सेशन। ये आपको याद होगा दैट M.K. गांधी वाले जो वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो 1924 का एकमात्र कांग्रेस सेशन था जो कि गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। बेलगांव सेशन कर्नाटक में है। तो ये है वो सेशन जो महत्व के सेशन हैं, जिनमें की इंपॉर्टेंस थी। अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस सेशन भी बचते हैं जिनकी हमें बात कर लेनी चाहिए। जैसे 1931 का सेशन। 1931 के सेशन में वल्लभ भाई पटेल इसके हेड थे और कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था। 1931 का जो सेशन है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 1938 और 39 के सेशन, ये दोनों सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और एक सेशन हुआ था हरिपुरा में और दूसरा हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरी एमपी में ये सेशन हुआ था। यहां पे हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया दोनों ही कैंडिडेट थे जिनको कि प्रेसिडेंट पद के लिए थे, लेकिन इसमें से
सुभाष चंद्र बोस को यूनानिमसली चूज कर लिया गया था, लेकिन बाद में हुआ ये कि क्योंकि पटाभी सीतारमैया एक गांधी सपोर्टेड कैंडिडेट थे और वो हार गए थे, तो एक सिचुएशन क्रिएट होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और बाद में फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके अलावा जो सेशन पूछा जाता है, भारत की आजादी से पहले 1946 में कांग्रेस के आजादी से पहले अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पे जेबी कृपलानी होगा। इसके अलावा अब जनरली नहीं पूछा जाता है कि पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे, आनंद पी चावलू थे, तो अब जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि अगर आप डब्ल्यूसी बनर्जी की बात करें तो वो एक पारसी थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, मेहता पारसी थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम फर्स्ट थे, जॉर्जियुल क्रिश्चियन भी पहले थे और इसके अलावा विदेशी भी पहले थे। तो ये है कांग्रेस से संबंधित वो इतिहास जो कि आपको जान लेना चाहिए। अब इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उषा मेहता का रोल किस चीज के लिए है? अब यहाँ पे कांग्रेस में हमने उषा मेहता के बारे में तो पढ़ा नहीं, तो रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टिसिपेटिंग इन सेकंड राउंड टेबल, कि उन्होंने पहले कांग्रेस का एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाया, या उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया, या लीडिंग ए कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, या असिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसको सेकंड ऑप्शन को देखें, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में हुई थी और कांग्रेस की तरफ से उसमें गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति सिर्फ अंबेडकर थे। लीडिंग ए कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करने का काम सुभाष चंद्र बोस ने किया था। असिस्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें बहुत सारे लोगों ने असिस्ट किया था, बट इसमें उषा मेहता शामिल नहीं थी, तो उषा मेहता का नाम जाता है, ए ऑप्शन होगा इसका, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। एक सीक्रेटली एक रेडियो चलाया गया था, इसका उद्देश्य भी ये था क्योंकि जितने भी बड़े नेता थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, उन सबको रातों रात पकड़ लिया गया था, तो इसको द्वितीय स्तर के नेता ने चलाया था, इसी से नेता विहीन आंदोलन भी कहा जाता है, यानी लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। तो द्वितीय स्तर के सभी नेता इसको चलाने के लिए लगे हुए थे, तो इसका आंसर होगा ए, उषा मेहता ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस का एक सीक्रेट रेडियो चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट वाज ए 1 responsible for starting the Home Rule League movement, B the founder of the Theosophical Society, और C once the president of Indian National Congress। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि हालांकि यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉडन कर दिया है हमने, और ये हमने नहीं किया, 2013 में ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग दी होम रूल लीग मूवमेंट, तो 1916 में 2 होम रूल लीग मूवमेंट चले थे। एक चलाया था एनी बेसेंट ने, जिसका मुख्यालय था चेन्नई में, यानी मद्रास में, मद्रास के निकट एक जगह है अडियार, और दूसरा जो होम रूल लीग था वो पुणे में बना था, जो कि तिलक ने चलाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। थर्ड हमने बताया है आपको कि 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो थर्ड भी ठीक हो जाता है। अब सेकंड की बात है, द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने की थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1884 के आसपास मद्रास में अडियार नामक जगह पे की थी। तो बाद में जब पावर ट्रांसफर हुआ तो 1907 में एनी बेसेंट के पास में ये शक्ति आ गई थियोसोफिकल सोसाइटी को चलाने की। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी ये, लेकिन हाँ थियोसोफिकल सोसाइटी की हेड रह चुकी थी। तो ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3 में से जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 1 and 3 ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज 1929 का लाहौर सेशन भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि 1 कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, 2 द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वाज रिजॉल्व्ड इन द सेशन, 3 a resolution was passed rejecting the two nation theory in the session। तो इसमें से कौन सा ठीक है?
अब हमने बात की कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन ऑफ डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अगर हम यहां पे बात करें स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी यहां पे स्वराज्य दिवस में, बिल्कुल सही है। दूसरा, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वाज रिजॉल्व्ड इन दिस सेशन। एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यानी गरम दल और नरम दल के बीच की जो रिफ्ट है रिजॉल्व कर दी गई थी। पहली बात तो ये कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने सूरत की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस वक्त गरम और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। एक्चुअल में इसकी जो शुरुआत है वो 1905 में देखी जाती है, जब 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता, यहां पे जो मैंने ऐड करने के लिए बोला था 7th में कि अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये होगा गांधी वाला। इसके अलावा 1905 के अधिवेशन की अगर हम बात करें तो जीके गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का पक्ष रखा था और बंगाल विभाजन का विरोध किया था। इसी वक्त लाल बाल पाल का उदय हुआ और उन्होंने नरम दल और एक गरम दल के रूप में एक अलग तरीके से काम करने की बात करी और उन्होंने वो कहीं ना कहीं ये शुरुआत मानी जा सकती है नरम और गरम दल के बीच में एक डिवीजन की, जो कि सूरत स्प्लिट में 1907 में बाहर आई थी। और इस सूरत स्प्लिट को रिजॉल्व कर लिया गया था अंबिका चरण मजूमदार के अंडर में 1916 में। ये जो लखनऊ पैक्ट की हमने बात की, तो ये जो बोल रहा है कि रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वाज रिजॉल्व्ड इन दिस सेशन, वो रिजॉल्व की गई थी 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के अंडर में, तो वो 1929 नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थियरी। एक रेजोल्यूशन पास किया गया था टू नेशन थियरी को रिजेक्ट करने के लिए। ये बात बहुत बाद की है। इकबाल की टू नेशन थियरी 1929 में ही आई थी, लेकिन इसको रिजेक्ट करने के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं आया था 1929 में। तो इसका आंसर होगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो जो राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस थी उसको बनाने का उद्देश्य क्या था। अब यहां पे हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की, लेकिन वो कांग्रेस का हिस्सा थी, तो इसलिए हम उसको क्वेश्चन में निपटा देते हैं। Different social reform groups, organization of Bengal region united to form a single body to discuss the issue of larger interest and to prepare appropriate petitions representation to the government. Second है, Indian National Congress did not want to include social reforms in the deliberation and decided to form a separate body for such a purpose. Third है, Behramji Malabari and M.G. Ranade decided to bring together all the social reform groups in the country under one organization. और D है, none of the statements A, B, C given above is correct in this context. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। इस केस में जो ऊपर दी गई तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग हैं। एक्चुअली नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका जो उद्देश्य था वो था सोशल रिफॉर्म्स करना, लेकिन कांग्रेस अपनी छतरी के नीचे इन सोशल रिफॉर्म्स को नहीं चाहती थी, इसलिए कांग्रेस के अंदर किसी सोशल रिफॉर्म्स ग्रुप का गठन नहीं किया गया था। इसलिए ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द 1929, इसका मतलब क्या हुआ पिछले क्वेश्चन का कि कांग्रेस का कोई लेना देना नेशनल सोशल रिफॉर्म से डायरेक्टली नहीं था। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है तो गलत होगा, क्योंकि हमने इस पे बात की ही नहीं है। 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement because the क्यों महत्वपूर्ण है? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। सेल्फ अटेनमेंट गवर्नमेंट यानी कि स्वराज्य की सरकार। सेकंड, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। पूर्ण स्वराज, तो सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। थर्ड है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। और फोर्थ है, डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन। तो अब यहां पे सबसे पहली बात तो समझनी है सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन,
ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। सी ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया गया था, तो ये ऑप्शन गलत होगा। डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन, एक्चुअल में ये था गांधी और इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931, जिसके द्वारा ये डिस्कस किया गया था। इसके द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया गया था। ये गांधी इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था कि गांधी पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसके लिए वो इंग्लैंड गए थे, जहां पे कि चर्चिल के सहयोगी मॉरिस ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे इससे संबंधित क्वेश्चन। आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है या आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच।